दक्षिण से लेकर उत्तर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रचार कर रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी भी अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचने की बात कर रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को कल हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में मेगा रोड शो किया और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेन्नई में 2 रैलियां करने वाले हैं। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह देश के अलग अलग हिस्सों में रैलियां करेंगे। लेकिन सबकी निगाहें आज आम आदमी पार्टी पर टिकी होंगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी को कल हाईकोर्ट से एक झटका लगा। अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। यानी आज होने वाली दिन भर की सभी बड़ी पॉलिटिकल खबरों पर होगी चर्चा और अपडेट्स भी। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आम आदमी पार्टी या कहें कि दिल्ली की सियासत में दखल रखने वाले अरविंद केजरीवाल के साथ। अरविंद केजरीवाल की कल याचिका हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी थी, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। सुबह 10:30 बजे वो अपनी जमानत की अर्जी चीफ जस्टिस की बेंच के सामने पेश कर सकते हैं और कह सकते हैं कि इस मामले की जल्द सुनवाई की जाए। आपको बता दें कि कल बड़ी टिप्पणियां की थी हाईकोर्ट ने, उन पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे सहयोगी भास्कर के पास चलते हैं। भास्कर, आम आदमी पार्टी को हाईकोर्ट से उम्मीदें थी, लेकिन वहां उन्हें झटका लगा। अब सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाने की बात कर रहे हैं। क्या अर्जी दी गई है? किस दलील के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंच रही है आम आदमी पार्टी? और पवन, देखिए, हाईकोर्ट में कल आम आदमी पार्टी ने ये उम्मीद नहीं किया था कि इस हिसाब से हाईकोर्ट के द्वारा तल्ख टिप्पणी की जाएगी। आज तक जो नैरेटिव आम आदमी पार्टी बना रही थी उस सबको ध्वस्त कर दिया गया और उसके बाद एकमात्र ऑप्शन बचा था कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं। हालांकि अरविंद केजरीवाल की जमानत के लिए अभी तक कोशिश नहीं की जा रही है। कोशिश ये है कि जो कार्रवाई हुई है, अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है उसको चुनौती दी गई है। अरविंद केजरीवाल को ईडी के जो हिरासत में भेजा गया था उसको चुनौती दी गई है, जिससे कि ये मामला पूरी तरह से साफ हो जाए और अरविंद केजरीवाल जो कहते थे कि ये सिर्फ राजनीतिक मामला है, वो साबित करने की कोशिश की जा रही है। अभी तक जमानत की कोशिश नहीं की गई। कल ही आम आदमी पार्टी ने क्लियर कर दिया था कि हाई कोर्ट के फैसले से वो संतुष्ट नहीं है और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। जानकारी के मुताबिक, जैसा कि अरविंद केजरीवाल के वकील बता रहे हैं, 10:30 बजे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेंच में जाएंगे और कहेंगे कि इस मामले की सुनवाई जल्द से जल्द किया जाए। आम आदमी पार्टी के पास में राजनीतिक रूप से देखें तो समय बहुत कम है। चाहती है आम आदमी पार्टी की चुनाव के दरमियान इसी बीच में कोई फैसला आ जाए राहत भरी, जिससे कि वो चुनाव में आम लोगों के बीच में जाके ये कह पाए कि उनको गलत तरीके से फंसाया गया था। जहां तक तर्कों की बात है, आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया था कि संजय सिंह की जमानत में हमने देखा था कि हाई कोर्ट से उनको जमानत नहीं मिली थी और उन्हीं तर्कों के आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। तो जो तर्क आज तक दिए गए थे आम आदमी पार्टी के द्वारा, खासकर जो 2 प्रमुख गवाह की बात की जा रही थी, शरद चंद्र रेड्डी, जिसमें नाम लिया गया था कि तकरीबन 60 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया और उसके बाद उसको अप्रूवर बना दिया गया। इसी तरह से मंगूटा रेड्डी के बयान की बात की जा रही थी कि लगातार 9 बयान में मंगूटा रेड्डी और राघव रेड्डी ने अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया, 10वें बयान में नाम लिया और ये सब राजनीतिक दबाव के चलते हो रहा है। तो ये सारी बातें एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में ये सब दलीलें हाई कोर्ट में रखी गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने इन दलीलों पर जमानत देने से इनकार कर दिया। लेकिन भास्कर एक बड़ी बात बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल यहां जमानत के लिए नहीं पहुंचे हैं, बल्कि ईडी ने जो कार्रवाई की है उसी कार्रवाई को चुनौती दे रहे हैं। और अगर इस कार्रवाई को चुनौती देने में अरविंद केजरीवाल कामयाब हो जाते हैं तो पूरी प्रोसीडिंग्स पर सवाल खड़ा करने का राजनीतिक तौर पर मौका मिलेगा। इसी खबर में आगे का पहलू यह है कि आज संजय सिंह और भगवंत मान अरविंद केजरीवाल से जेल में मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन आज वो मुलाकात नहीं हो पाएगी। जेल प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि आज सुरक्षा के इंतजाम नहीं है, अभी ये मुलाकात नहीं हो सकती और इसके लिए आगे की तारीख दी जाएगी। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल जब तिहाड़ जेल भेजे गए थे तो उन्होंने 6 मुलाकातियों की एक लिस्ट सौंपी थी, जिसमें उनकी पत्नी, 2 बच्चे, उनके पीए विभव और उनके 2 साथियों के नाम थे, जिसमें संजय सिंह और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का नाम नहीं था।
ऐसे में अब भगवंत मान और संजय सिंह की तरफ से तिहाड़ प्रशासन को अपील दी गई है, अर्जी दी गई है कि मुलाकात का एक अवसर दिया जाए और इसीलिए यहां पर आज वो मुलाकात नहीं हो पाएगी। भास्कर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भास्कर, मुलाकातियों में नाम नहीं है भगवंत मान का भी और संजय सिंह का भी, तो किस आधार पर यह अर्जी दी गई है और तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से क्या कहा जा रहा है? पवन, देखिए, जेल मैनुअल के हिसाब से किसी भी कैदी से 10 लोग मिल सकते हैं, 10 लोगों के नाम देने होते हैं। आम आदमी पार्टी के द्वारा सिर्फ 6 नाम दिए गए थे, अरविंद केजरीवाल के द्वारा सिर्फ 6 नाम दिए गए थे और बाद में ये कहा गया कि उसमें भगवंत मान और संजय सिंह का नाम ऐड किया गया और उस ऐड करने के बाद आज ये तय हुआ था। आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि आज 1 बजे का मुलाकात का समय निर्धारित कर दिया गया था जेल प्रशासन के द्वारा, लेकिन उसके बाद अचानक कह दिया गया कि सुरक्षा कारणों से आज मुलाकात नहीं हो सकती है। इससे पहले भगवंत मान का दिल्ली आने का प्लान बन गया था, वो 10:30 बजे। भास्कर, बने रहिए आप, सुरक्षा कारणों से मुलाकात नहीं हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हाईकोर्ट में जब अरविंद केजरीवाल इस मामले को चुनौती दे रहे थे तो हाईकोर्ट की टिप्पणियों से आम आदमी पार्टी की परेशानी बढ़ सकती है। कैसे? हाईकोर्ट ने कहा है कि पीएमएलए की धारा 70 के तहत जो कंपनी धन शोधन में रिलेटेड होती है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। यानी इस पूरे लेन देन में जो आरोप लग रहे हैं उसका सोल बेनिफिशियरी आम आदमी पार्टी है और आम आदमी पार्टी को भी इसमें आरोपी बनाया जा सकता है। इस तरह के सवाल सुप्रीम कोर्ट में भी पूछे गए थे कि अगर आम आदमी पार्टी को इसका फायदा हुआ, पैसे का इस्तेमाल लेते हुए चुनाव प्रचार किया गया, तो फिर आम आदमी पार्टी को आरोपी क्यों नहीं बनाया गया है? और कुछ इसी तरह की टिप्पणी दिल्ली हाईकोर्ट ने भी की है। भास्कर, ये आम आदमी पार्टी के लिए कितना चिंता की बात। अभी तक तो जांच के दायरे में मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, लेकिन अब ये दायरा आम आदमी पार्टी तक भी बढ़ता दिख रहा है। पार्टी क्या सोच रही है, इस मुसीबत से कैसे निपटा जाए? पवन, देखिए, ईडी जिस हिसाब से कथित शराब घोटाले में जांच कर रही है, एक एक स्टेप आगे बढ़ रही है, एक एक नेताओं को पहले इसमें जोड़ा और फिर बाद में अरविंद केजरीवाल का नाम इसमें शामिल किया गया। अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया गया है, वो न्यायिक हिरासत में है। उसके बाद बारी आती है आम आदमी पार्टी की। ईडी के सूत्रों ने भी बताया है कि उनके पास पर्याप्त सबूत हैं कि इसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिला है और ईडी इस दिशा में बढ़ रही है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। निश्चित रूप से ये आम आदमी पार्टी के लिए संकट की घड़ी है। एक एक करके उनके नेता पहले जेल के अंदर गए और उसके बाद अब अगर आम आदमी पार्टी को इसमें आरोपी बनाया जाता है तो आम आदमी पार्टी को सामने आके डिफेंड करना बहुत ही मुश्किल होगा। ये मुश्किल होगा बताना कि कैसे एक घोटाले में उनके तमाम सीनियर लीडरशिप के साथ साथ पार्टी भी शामिल है। जहां तक ये कहा जा रहा था आम आदमी पार्टी के द्वारा कि अभी तक 1 रुपये की रिकवरी नहीं हुई है, उसको भी लगातार इस बात से ईडी काट रही है कि गोवा चुनाव में 45 करोड़ रुपए खर्च हुए और जिस हवाला कारोबारी के जरिए वो पैसा पहुंचा है उसके बयान है। बिल्कुल भास्कर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। यानी पीएमएलए एक्ट की धारा 70 अरविंद केजरीवाल ही नहीं, आम आदमी पार्टी के लिए भी मुश्किल खड़ी कर सकती है। अब इस पूरे मामले में एक तरफ कानूनी कार्रवाई है, कोर्ट की लड़ाई है, तो वहीं सियासत भी जमकर हो रही है। दिल्ली में इस शराब घोटाले और कोर्ट की टिप्पणियों के बाद क्या राजनीति हो रही है, आइए आपको सुनवाते हैं। इंडिया अगेंस्ट करप्शन की अन्ना क्रांति से शुरू हुआ आंदोलन आज के में तब्दील हो गया है, यानी केजरी करप्शन क्रांति में तब्दील हो गया है। 1 दशक के अंदर इतना बड़ा पराभव संभवतः भारत की राजनीति में कभी देखने को नहीं मिला होगा। पार्टियों का चेहरा और चरित्र पूरी तरीके से उजागर हो गया है। किसी भी जगह पे अब तक ईडी या सीबीआई को 1 रुपए की भी गैर कानूनी रिकवरी नहीं हुई, 1 रुपए की भी। कहा जा सकता है ये पूरा का पूरा मामला फर्जी सबूतों और झूठे गवाहों पे आधारित है।
इसका आधार ही झूठ है। मामला हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। तो देखा आपने किस तरीके से सियासत हो रही है। अब दिल्ली से सीधा तमिलनाडु चलते हैं। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के 400 पार के टारगेट को अचीव करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। चेन्नई में उन्होंने कल देर रात रोड शो किया, वहां पर लोगों की दीवानगी देखने को मिली। लेकिन आज वेल्लोर में और 2 रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिन रात एक किए हुए हैं। जब प्रधानमंत्री रोड शो के लिए चेन्नई पहुंचे तो वहां लोगों की दीवानगी देखने लायक थी। लोग अभिभूत थे, घंटों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए लालायित थे। और उसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री वेल्लोर और कोयम्बटूर में 2 रैलियां करेंगे। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक त्रिकोणीय मुकाबले में तमिलनाडु की राजनीति को बांटने में कामयाब रहे हैं। एक तरफ डीएमके है जिसमें 9 दल एक साथ हैं, वहीं एआईडीएमके के साथ 4 दल हैं और बीजेपी 9 छोटे छोटे दलों के साथ मैदान में है। और अब की बार तमिलनाडु में बीजेपी कोई बड़ा करिश्मा करने की बात कर रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जिस तरीके से लोगों के मन में लोगों की दीवानगी देखने को मिल रही है, वो संकेत दे रही है कि बीजेपी दक्षिण भारत में कुछ बड़ा कर सकती है। आपको जरा बता दें कि इस त्रिकोणीय मुकाबले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां कहां क्या कर रहे हैं। इसके अलावा अब तमिलनाडु से आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में होंगे, जहां वो शिवसेना के उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे और वहां एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र उनके साथ मंच पर मौजूद होंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया था। कहा था कि हम शक्ति से लड़ रहे हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब महाराष्ट्र में होंगे, शिवसेना के लिए उम्मीदवार के लिए रैली कर रहे होंगे, तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान का जवाब दे। हालांकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीलीभीत में थे तो उन्होंने इस बात का ट्रेलर जरूर दे दिया था कि कैसे कांग्रेस शक्ति से लड़ने की बात करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीलीभीत में क्या कहा था, आइए आपको वो सुनवाते हैं। आज नवरात्रि के पहले दिन, शक्ति की पूजा के पहले दिन, मैं देश को ये भी याद दिला रहा हूं कि कैसे इंडी गठबंधन ने शक्ति को खत्म करने की सौगंध खाई है। आज देश भर में जिस शक्ति की पूजा हो रही है, उस शक्ति का कांग्रेस ने घोर अपमान किया है। जिस शक्ति के आगे हम शीश झुकाते हैं, उस शक्ति को उखाड़ फेंकने की बात ये कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। शक्ति का कोई भी उपासक इंडी गठबंधन को इस अपमान के लिए माफ नहीं करेगा। माफ करेगा क्या? माफ करेगा क्या? तो देखा आपने किस तरीके से प्रधानमंत्री हमलावर है। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र पहुंच रहे हैं तो वहां महाविकास आघाड़ी का शीट शेयरिंग फॉर्मूला फाइनल हो गया है और अब महाविकास आघाड़ी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है जहां सभी भ्रष्ट धुल जाते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भ्रष्ट लोग पसंद हैं। वहीं शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है। यानी अगर मोदी महाराष्ट्र आ रहे हैं तो मोदी पर हमले भी हो रहे हैं। क्या कहा, सुनिए। शिवसेना प्रमुख तो कहते थे कि ये कमलाबाई है और मैंने तो इनका नामकरण जो किया है, क्योंकि बहुत सारे नाम बदली किए हैं उन लोगों ने, तो मैंने भी उनका नाम बदली किया है। मैं तो उनको भ्रष्ट जनता पार्टी कहता हूं। भ्रष्ट लोग उनके आजू बाजू में बैठे हैं। एक वॉशिंग मशीन उन्होंने खोली जरूर है और एक
वॉशिंग पाउडर की एड भी आती थी, दाग अच्छे हैं, अच्छे दाग वाले लोग या देखते हैं कि किसके ऊपर दाग है, जिसके ऊपर दाग है वो मोदी जी अपने पार्टी में लेते हैं और उनका सम्मान करते हैं। तो ऐसे रिश्वतखोर और भेकड़ भाकड़ भ्रष्ट जनता पार्टी के नेता अगर मेरी आलोचना करे तो मैं उसकी कोई कीमत नहीं देता। प्रधानमंत्री एक इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशन के तहत हम रहते हैं, मगर मैं 1958 से आज तक देख रहा हूँ। कई प्रधानमंत्री मैंने देखे हैं, दूर से, नजदीक से, लेकिन इस इंस्टीट्यूशन की जितनी बेइज्जती नरेंद्र मोदी ने की, इससे पहले किसी ने नहीं की। इसीलिए मोदी जी जो कुछ कहते हैं वो इंस्टीट्यूशन की बेइज्जती करने वाले बयान होते हैं, गैर जिम्मेदाराना। प्रधानमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है, इसका उदाहरण नरेंद्र मोदी ने दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के रामटेक में रैली करेंगे, उससे पहले एनडीए की ताकत बढ़ गई है। कैसे? आपको बता दें कि गुड़ी पड़वा के मौके पर राज ठाकरे की एमएनएस पार्टी ने एनडीए को समर्थन देने का ऐलान किया है। राज ठाकरे ने कहा कि देश को एक गंभीर नेतृत्व की जरूरत है, इसीलिए वो नरेंद्र मोदी का समर्थन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, अपना फोकस विधानसभा चुनाव पर रखेंगे, लेकिन उनका समर्थन एनडीए के साथ है। पण इथे ज्यावेळेला मी बसलो होतो, ज्यावेळेला देवेंद्र फडणवीस आणि मुख्यमंत्र्यांबरोबर, त्याच्यानंतर मी माझं आणि देवेंद्र फडणवीसांचं बोलणं झालं आणि मी म्हटलं की मला नको ते, म्हटलं तर मला त्या वाटाघाटी बिटाघाटी मला पाडू नका ह्याच्यामध्ये। मी म्हटलं तुम्हाला मी आज सांगतो, म्हटलं त्या राज्यसभाही नको आणि ती विधान परिषदही नको। पण या देशाला चांगल्या खंबीर नेतृत्वाची गरज आहे, ज्याच्याकडनं माझ्या अपेक्षा आहेत त्याही पूर्ण झाल्या नाहीत तर राज ठाकरेचं तोंड आहेच। पण या पुढच्या काही भवितव्यासाठी म्हणून खंबीर नेतृत्वाची गरज असताना म्हणून मी त्यांना सांगितलं मला काही अपेक्षा नाहीयेत। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना आणि एनसीपी, परंतु फक्त नरेंद्र मोदींसाठी बिनशर्त पाठिंबा देत आहे, हे मी आज आपल्या समोर सगळ्यांसमोर जाहीर करतो। तो देखा आपने, सभी राजनीतिक पार्टियां 2024 के चुनाव से पहले दमखम लगा रही हैं और एक ऐसी सीट है बारामती, जहां से ननंद और भाभी आमने सामने है। यहां एनडीए की तरफ से अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को उम्मीदवार बनाया गया है, तो वहीं शरद पवार की बेटी यहां पर सुप्रिया सुले अपनी भाभी के सामने है। कल भाभी की तरफ से कहा गया कि ये राजनीतिक लड़ाई है, वैचारिक लड़ाई है, पारिवारिक लड़ाई नहीं। आज सुप्रिया सुले ने क्या कहा है आपको सुनवाते हैं। हमारे सहयोगी राजेश ने सुप्रिया सुले से बात की है। बात हमेशा चलती कि पवार वर्सेस पवार, ऐसे में कितना कठिन है इमोशनल तौर पे, कितना? वेल, इमोशंस तो टाइम हील्स एवरीथिंग, और ये हुए 6 महीने, 8-9 महीने होंगे अभी। सो क्लियरली घाव तो रह गए, लेकिन लाइफ हैज़ टू गो ऑन बिकॉज जिम्मेदारी अब बदल गई है। और जिम्मेदारी जब पड़ती है तो जो विश्वास आप देख रहे थे पूरी, जब मैं घूमती हूँ, जिस विश्वास से, प्यार से लोग हमारे साथ खड़े हैं, तो उनके लिए तो लड़ना पड़ेगा। जब उन्हें आप सुनेत्रा पवार को जब आप घूमते हुए देखती हैं, प्रचार कर रही हैं, आप नोटिस कर रही होंगी, उनके मुद्दे नोटिस कर रही होंगी, तो क्या लगता है? नहीं, मैं नहीं फॉलो करती, मैं मेरे काम में इतने फंसी आपके रहती हूँ। प्रतिद्वंदी हैं तो क्या, लेकिन दूसरे के घर में नहीं झांकती, और मुझे इस देश के कोर इश्यूज क्या है वो पता है। मेरी लड़ाई उनसे बिल्कुल है ही नहीं। मेरी लड़ाई ये जो गलत नीतियाँ केंद्र सरकार की है उसके खिलाफ है। मैं इंडिविजुअल किसी के साथ कभी भी नहीं लड़ती। पवार वर्सेस पवार, हर कहीं इस बात की चर्चा होती है। ऐसे में घर पूरा आपके साथ, यानी कि पवार परिवार आपके साथ है। किस तरीके से आप देखते हैं कि पवार का ये जो पवार पूरे फैमिली का सपोर्ट होना कितना आपको बूस्ट करता है? नहीं, मेरे लिए मेरी फैमिली बहुत मायने रखती है, लेकिन मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोग भी बहुत मायने रखते हैं। आज भी जरूर काफ़ी लोग अजीत पवार जी के साथ गए होंगे, लेकिन उनके घर के मेरे रिश्ते आज भी कायम हैं। हर जगह मुझे शादी में मिलते हैं, उनकी बीवियाँ बच्चे जब मुझे शादी में मिलते हैं, घर से खाना भी मुझे आज भी भेजते। तो ज़रूर वो अजीत पवार के साथ पॉलिटिकली है,
लेकिन बहुत सारी फैमिलीज ऐसी भी है जो दिल से मेरे साथ है आज भी। अजित पवार ने बारामती में एक सभा के दौरान कहा कि 1991 के चुनाव में यानी कि अजित पवार को लोगों ने लोकसभा में भेजा, उसके बाद पवार साहब को भेजा, फिर आपको भेजा और अब बारी है बहू को भेजने की, तो जिम्मेदारी निभा दीजिए ताकि सब खुश हो जाए और आप लोग भी खुश हो जाए। ये क्या कहूँ मैं, ये कोई घर की बात नहीं है, ये देश की सेवा की बात है। किसान के प्याज को पैसा नहीं मिल रहा है, दूध शहर में महंगा हो रहा है और गांव में उसको पैसा नहीं मिल रहा है, इस देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। तो ये आप और मेरी बात नहीं है, ना किसी को खुश करने की बात है, ये देश की सेवा करने की बात है। सुप्रिया जी, मैं एक सवाल पे इसलिए दोबारा लौटता हूँ कि थोड़ी देर पहले हमेशा सभाओं में अजित पवार शरद पवार की उम्र का हमेशा जिक्र करते थे। अब वो कहना है कि आपने कभी मुझे जिताया, उसके बाद मेरे पिताजी को जिताया। अब पवार साहब को पिताजी करके वो उल्लेख करते हैं, बहन में क्या आपका उल्लेख करते हैं। ये इमोशनल कार्ड है या फैक्ट्स रखते हैं? अभी उन्हीं से पूछिए, दोनों भाषण उन्हीं के हैं, तो आप उन्हीं से पूछ लीजिए दोनों भाषण। नहीं, इसलिए सवाल है कि आप प्रतिद्वंदी किस समय घर में थे, आज प्रतिद्वंदी के रूप में खड़े हैं जनता के सामने। मैं उनको प्रतिद्वंदी समझती ही नहीं। मेरी लड़ाई इस देश की सेवा के लिए है, अन्याय के खिलाफ है, महंगाई के खिलाफ है, बेरोजगारी के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। तो मेरा आइडियोलॉजिकल और मेरा एजेंडा पूरा क्लियर है मेरे लिए, और इस देश की सेवा करने के लिए और मैं अच्छी पॉलिसी और एक अच्छे बदलाव के लिए मैं राजनीति में आई हूँ। तो देखिए, ये इंटरव्यू हमारे सहयोगी समीर भी से कर रही थी। वहीं महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी ने सीट शेयरिंग को लेकर ऐलान कर दिया है, लेकिन कांग्रेस में उथल पुथल अब भी जारी है। वर्षा गायकवाड़ दक्षिण मध्य मुंबई से टिकट ना मिलने से वो सीट कांग्रेस के खाते में ना आने से नाराज हैं और वो मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष भी हैं। कल जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें वर्षा गायकवाड़ मौजूद नहीं थी। आज एक बैठक बुलाई गई है कांग्रेस की तरफ से, मुंबई कांग्रेस की तरफ से, और 2 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। यानी सीट शेयरिंग को लेकर भले ही ऐलान कर दिया गया हो, लेकिन कांग्रेस अभी असहज है, और असहज क्यों है ये समझने के लिए हमें सीधे मुंबई का रुख करना होगा। दिनेश मौर्या हमारे साथ हैं। दिनेश, सीट शेयरिंग का ऐलान हो गया, अब मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, बैठक कर रही है, क्या ऐलान हो सकता है? देखिए, आज की बैठक में 2 बड़े फैसले लिए जा सकते हैं कि जो हाईकमांड ने तय किया है कि हमें ये जो सीट है वो ठाकरे सेना को देनी है, तो इस फैसले से सहमति रखनी है या फिर कोई अलग राह चुननी होगी, कुछ अलग जो है निर्णय लेने होंगे, इस पर आज इस बैठक में मंथन किया जाएगा। साथ ही में न सिर्फ मुंबई बल्कि सांगली में भी इसी तरह की असहज स्थिति जो है वो कांग्रेस के लिए हो गई, क्योंकि सांगली की भी जो यूनिट है उन्होंने भी आज सुबह 11 बजे एक बैठक बुलाई है, जिसमें तमाम सांगली के जो नाराज कांग्रेस के नेता है वो शामिल होंगे। इन नेताओं को मनाने की कोशिश महाराष्ट्र कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, लेकिन ये नेता अड़े हुए हैं कि हम अपने प्रभाव वाली सीट नहीं छोड़ना चाहते। नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश की जा रही है। दिनेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। अब महाराष्ट्र से आगे वापस यूपी की तरफ बढ़ते हैं। यूपी से सुल्तानपुर में मेनका गांधी उम्मीदवार हैं। मेनका गांधी का कहना है कि जो प्रशांत किशोर सलाह दे रहे हैं राहुल गांधी को पीछे हटने की, वो सलाह सही है। मेनका गांधी कहती है कि पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए या तो बड़ा नेता या बड़ा आइडिया चाहिए, लेकिन कांग्रेस के पास फिलहाल ना बड़ा आइडिया है ना बड़ा नेता है। मेनका गांधी यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को विराम लेना चाहिए। प्रशांत किशोर की सलाह ठीक है, लेकिन अगर प्रियंका गांधी मैदान में आए तो कुछ बदलाव हो सकता है। इतना ही नहीं, रॉबर्ट वाड्रा ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान किया या कहें कि इच्छा जाहिर की। इस पर मेनका गांधी ने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा के पास राजनीतिक अनुभव नहीं है। हालांकि मेनका गांधी वरुण गांधी के टिकट कटने पर कुछ नहीं बोली। क्या क्या कहा मेनका गांधी ने, आइए आपको सुनवाते हैं। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि राहुल गांधी को ब्रेक ले लेना चाहिए, क्योंकि 10 साल से वो पार्टी को खड़ा नहीं कर पा रहे। आई एग्री विद हिम। आपको भी लगता है राहुल को ब्रेक ले लेना चाहिए? मुझे लगता है कि
यू नो हर पार्टी में या तो एक बड़ा लीडर हो या तो एक बड़ा आइडिया हो। अब जब दोनों नहीं है तो पार्टी आगे कैसे बढ़े? या तो एक बहुत बड़ा आइडिया जनरेट करे, पार्टी खड़ी हो जाती है, या तो एक बहुत बड़ी लीडर अपने आप को बनाए। दोनों मुश्किल है। आप क्या सलाह देंगी राहुल गांधी? मैं कोई सलाह नहीं देती हूँ किसी को भी। तब भी क्या कहेंगी कि उनको जैसा मैं कुछ नहीं दे सकती हूँ सलाह, नहीं देंगी सलाह। लेकिन मैं उन लोगों को दूं जो सुने। रायबरेली में गांधी परिवार का प्रियंका गांधी आ सकती हैं, वहां से चुनाव लड़ सकती हैं। रायबरेली बहुत सालों से उनकी दादी उनकी माँ लड़ रही थी, तो ज़रूर कोई असर होगा। लेकिन आए तो आएंगे तो असर होगा रायबरेली में। असर तो होगा ही, नहीं भी आए तो भी परिवार का असर होता ही है। अमेठी में क्या हुआ आप देखती? रॉबर्ट वाड्रा कह रहे मैं भी लड़ना चाहता हूँ अमेठी से। अब वो कुछ कहे, दैट्स अप टू हिम। लेकिन आपको लगता है कि वो अच्छे उम्मीदवार होंगे अमेठी से रॉबर्ट वाड्रा? नहीं होंगे। अच्छा, क्या क्या वजह? उनको राजनीति की कोई अनुमति, यू नो, नो एक्सपीरियंस। नो, ये देश आगे बढ़ चुका है केवल दामादों से। तो देखा आपने मेनका गांधी को। अब चलते हैं बिहार। बिहार में महागठबंधन में आरजेडी की सीटों के ऐलान का इंतजार किया जा रहा था और अब पूरे दमखम के साथ आरजेडी मैदान में उतर चुकी है। 40 सीटों में महागठबंधन में आरजेडी को 26 सीटें मिली हैं, जिनमें से 22 सीटों के लिए ऐलान कर दिया गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात है, मीसा भारती और रोहिणी लालू यादव की दोनों बेटियां अब की बार चुनाव के मैदान में उतरी हैं। इतना ही नहीं, अभी 4 सीटों पर नाम का ऐलान होना बाकी है, लेकिन आरजेडी अपने कोटे से 3 सीटें वीआईपी पार्टी को दे चुकी है। यानी कुल मिलाकर अब सिर्फ 1 सीट बची है जिस पर संशय बना हुआ है। और ये सबसे बड़ी बात है कि अब की बार ये चुनाव 2 अहम कारणों से जाना जाएगा। एक, लालू यादव की 2 बेटियां। नीतीश चंद्र हमारे साथ पटना से जुड़ गए हैं। नीतीश जी, इन 22 सीटों के ऐलान में कोई सरप्राइजिंग नाम, और जो 1 सीट बची है वीआईपी को देने के बाद, उस पर इतना सस्पेंस क्यों? देखिए, सीवान की वो सीट है जिसका ऐलान अभी नहीं किया गया है। दरअसल आरजेडी को इंतजार इस बात का है कि शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शाहब क्या फैसला लेती हैं, क्या वो इसके लिए तैयार होती हैं कि वो आरजेडी की उम्मीदवार वहां बनेंगी। दूसरी तरफ विधानसभा के जो पूर्व स्पीकर हैं अवध बिहारी चौधरी, वो पिछले कुछ दिनों से वहां पर चुनाव प्रचार शुरू भी कर चुके हैं। और जब सीवान की सीट के उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया, उसके बाद अवध बिहारी चौधरी ने एक ट्वीट भी किया है और उसमें उन्होंने एक तरह से अपील की है कि वो काफ़ी लंबे समय तक लालू परिवार के साथ जुड़े रहे हैं और उनको उम्मीद है कि एक बार फिर उनको मौका दिया जाएगा। तो एक मार्मिक अपील की है उन्होंने। लेकिन अब देखना यह है कि आखिर शहाबुद्दीन की पत्नी और अवध बिहारी चौधरी में से किनका चयन होता है। लेकिन आप पूरी लिस्ट यदि देखें, जो 22 प्रत्याशियों की लिस्ट अभी आई है, उसमें करीब 10 प्रत्याशी ऐसे हैं जो आरजेडी के एमवाई समीकरण से जुड़े हुए हैं, जो कि आरजेडी का एक बेस वोट माना जाता है। करीब 10 ऐसे उम्मीदवार हैं। इसके अलावा 13 उम्मीदवार ऐसे हैं इस बेस वोट पर ध्यान है, लेकिन एक सीट जो फंसी है उसको आपने बहुत अच्छे से डिकोड किया है।